बल गोविंद सिंहामणि किरण कला वरुण चरण नह किरण विमलयरणेमि चंदम तिवण चंदम नमसामि। नमस्ते महाराज, वंदन माताजी। श्री नेमिचंद्र आचार्य विरचित त्रिलोक सार नामक ग्रंथ है। इसमें गाथा नंबर 745 चलेगी। प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ पर? उसका कल का तो पूरा हो गया ना, वो कूट से कूट का अंतर बताया था। तीनों निकाला था ना अपन ने। वक्षार पर्वतों पर चारों गजदंत पर्वत पर जो 9 कूट 7 कूट अधिक है, उसमें एक कूट से दूसरे कूट का अंतर कितना है, ये बताया था। तो वहाँ गजदंत पर्वतों की जो लंबाई है, उस लंबाई में कूटों की संख्या का भाग दिया था। लंबाई में कूटों की संख्या का भाग दिया तो वहाँ पर जो लब्ध आया उतना एक कूट से दूसरे कूट का अंतर है। नमस्ते महाराज। पुस्तक रखे हैं ना। 745 गाथा है। चारों गजदंतों पर और वक्षार पर्वतों पर कूटों का अंतर कितना है, तीनों का भी निकाला था। अब आगे वक्षार पर्वतों की ऊंचाई कितनी है और वहाँ पर जो अकृत्रिम चैत्यालय है वो कहाँ पर है, किस कूट पर है, उसका निर्देश करते हैं। 745 गाथा नंबर है। वक्षार सयाणुदो कुलगिरि पासम्य चौसयम। नुड्ढा चाहिए, वो उड्ढा है क्या? उड्ढा उसमें क्या है? उड्ढा चाहिए। वृद्धि है ना, तो न कैसे होगा? उड्ढा उड्ढा होगा शायद, उसमें देखना पड़ेगा। सबकी पुस्तक एक ही है, वो इसलिए समझ में नहीं आएगा। उड्ढा होना चाहिए ऐसे, वृद्धि के द्वारा। हाँ, हे झालं काय? त्यांच्याकडे द्या। आगे हाँ, वापिस। वक्षार सयाणुदो कुलगिरि पासम्य चौसयम उड्डा नैमेरुसय पासे पंचसया तत्थ जिनगे। हाँ, वक्षार सयान उदो, वक्षार पर्वतों का कुल प्रमाण कितना है? 100 है। यानी कुल 100 वक्षार पर्वत है। कौन कौन से हैं? गजदंत सहित एक मेरु के कितने होंगे? 20। हाँ, यहाँ पर ये एक एक बाजू में 4-4, 1 2 3 और 4, ये 4 वक्षार एक बाजू में, ऐसे चारों बाजुओं के कितने हुए? 16। और ये 4 गजदंत को भी वक्षार कहा है। 1 2 3 और 4। ये वक्षार पर्वत कितने हो गए? एक मेरु पर्वत के 20 हो गए। 16 4 4 4 सभी एक एक दिशा में विदेह क्षेत्र में, और यहाँ 4, ऐसे प्रकार 4 पंचे 20 हो गए। 16 और 4 20। और ऐसे एक मेरु संबंधी, ऐसे 5 मेरु संबंधी कितने होंगे? 100 होंगे। तो उन वक्षार पर्वतों का जो ऊंचाई है वो कितनी है? कुलगिरि पासम्य, जो कुलाचल पर्वत है, यहाँ पर इधर लंबे है ना, यहाँ से यहाँ तक लंबे हैं, तो यहाँ पर उनकी ऊंचाई 400 योजन है और यहाँ पर उनकी ऊंचाई 500 योजन है। मतलब ऐसे तिरछे ऐसा लगाते हैं ना अपन, कोई भी ऐसा टेकू लगाते हैं तो ऐसा तिरछा होता है ना, ऐसे यह तिरछा है। मतलब
यहाँ पर 500 योजन है तो यहाँ ऐसा होगा, मतलब इधर 500 ये ऊंचा और इधर 400 योजन ऊंचा, ऐसे ये तिरछे है। ऐसे ही यहाँ पर गजदंत पर्वत भी यहाँ पर 400 योजन होगा और यहाँ पर 500 योजन होगा, और ये ऐसा टेढ़ा है तो इसलिए गाय के अपने हाथी के दांत के समान हो गया, ऐसा इधर से ऐसा टेढ़ा ऐसा हो गया इधर। तो ये गजदंत पर्वत है, मतलब यहाँ पर ऊंचाई 400 योजन और यहाँ पर ऊंचाई 500 योजन, ऐसे सब अक्षरों का लगाना। मतलब कुलाचल के पास 400 है और इधर इसका सितोदा नदी के पास 500 है, उधर उसका सीता नदी के पास 500 है, और इसका मेरू के मूल में वहाँ पर मेरू को स्पर्श किया वहाँ पर 500 है। मतलब पहला जो कूट होगा ना सिद्धायतन कूट वहाँ होगा, जहाँ पर 500 योजन की ऊंचाई है वहाँ पर उनका पहला कूट होता है, सिद्ध कूट। तो समजलं का नाही? काय समजलं नाही ते विचारा, म्हणजे तेवढे सांगते मी। वक्षार पर्वत, 100 वक्षार पर्वत, उनकी ऊंचाई कुलगिरी के पास में 400 योजन और बढ़ती हुई वृद्धा, मतलब यहाँ पर कम है तो ऐसे बढ़ती हुई इधर 500 योजन ऐसे। नई मेरुस्स मतलब नदी के पास, सितोदा नदी के पास वक्षार पर्वतों की और गजदंत पर्वतों की मेरू के पास में पंचसया 500 योजन है, और तत्थ जिनगेह जहाँ पर 500 योजन ऊंचाई है वहाँ पर जिनगेह है, मतलब चैत्यालय है, कूट है। जो कूट 9 कूट 7 कूट सब अलग अलग कूट बताए ना, हाँ, तो यहाँ पर ये 9 कूट है। यहाँ पहला कूट जिनायतन सिद्धायतन कूट है, वहाँ पर मंदिर है, और यहाँ पर सभी जगह जहाँ उनकी ऊंचाई 500 योजन की है वहाँ पहला कूट है, और वहाँ पर सिद्धायतन मतलब जिनायतन है, जिन मंदिर है। इस प्रकार ये उनकी ऊंचाई बताई मूल में और वहाँ पर, हाँ, सभी जगह कुलाचलों में भी हो, जितने भी बताए अभी तक वो सब पहले कूट पर ही जिन मंदिर है। सभी पहले कूट का नाम ही सिद्ध कूट है। सभी कूटों के नाम बताए तो उसमें पहला कूट का नाम ही सिद्ध कूट है। अब आगे नवादि कूटाना उच्छेद आनयने करण सूत्र आह। 9 आदि जो कूट है गजदंत पर्वत पर कितने हैं? यहाँ कितने हैं? और यहाँ 7, और इन वक्षार पर्वतों पर 4। तो यहाँ 9 कूट है, यहाँ पर 9 कूट है, क्रम से ऐसे स्थित है 9 कूट। तो उनकी ऊंचाई अब इसकी बताई यहाँ पर 500 योजन, इसकी बताई 400। अब बीच की ऊंचाई बताई नहीं है बीच के कूटों की, 7 कूटों की, तो उसको हानिचय निकाल करके लाना है, तो उसका हानिचय बताएंगे। और यहाँ सभी की पहले कूटों की 500 और अंतिम कूट की 400। अब बीच के कूट है उसकी ऊंचाई कितनी है तो वो सूत्र के माध्यम से लाएंगे। उसकी ऊंचाई लाने के लिए करण सूत्र कहते हैं। गिरितुरियम पड़मंतिम कोड़ुद उभय से समवर। तो ऐसे यहाँ पर एक कूट है, तो एक कूटों की ऊंचाई कम ज़्यादा है, वो एक जैसे नहीं निकालना, ये बड़ी है फिर वो छोटा है, वो उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे नहीं। वो पर्वतों की ऊंचाई बताई, लेकिन कूटों की ऊंचाई के लिए एक ही नियम सब जगह दिया है। पर्वत की जितनी ऊंचाई उसका 4था भाग कूटों की ऊंचाई है। तो यहाँ पर पर्वत 500 योजन है, इसका ऊंचाई 500 योजन है, तो इस कूट की ऊंचाई कितनी आएगी? इसका 4था भाग करो। पर्वतों की ऊंचाई का 4था भाग कूट की ऊंचाई है, ऊंचाई बटे 4 बराबर कूट की ऊंचाई। तो यहाँ पर पर्वत की ऊंचाई कितने? 500 योजन है, तो इसलिए यहाँ पर जो कूट होगा उसकी ऊंचाई कितनी आएगी? 500 बटे 4, तो 125 योजन आएगी। और जहाँ पर ये लास्ट में है तो यहाँ पर कितनी ऊंचाई है? 400 है, तो उस वहाँ कूट की ऊंचाई कितनी आएगी? 100। मतलब यह पहला कूट है उसमें ऊंचाई 125 और ये अंतिम कूट है उसकी ऊंचाई 100।
अब यहाँ उन्होंने पुस्तक में देते समय इसको पहला कहा और इसको अंतिम कहा है। लेकिन यहाँ समझना कि जो बड़ा है वो पहला, मतलब सबसे ज़्यादा अंतिम है, इसलिए उन्होंने अंतिम कहा है उसको, और इसको मुख कहा और इसको भूमि कहा। अब यहाँ नीचे निकालते समय भूमि में से मुख माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पर भूमि अंतिम है और मुख पहला है, इस अपेक्षा से यहाँ बता रहे हैं। तो पहले कूट की ऊंचाई आएगी, मेरे सबसे बड़ा कूट उसकी ऊंचाई आएगी 125, और सबसे लास्ट कूट उसकी ऊंचाई आएगी, लास्ट मतलब सबसे छोटा, उसकी ऊंचाई आएगी 100। मतलब ये बोलने में थोड़ा अंतर पड़ता है, यहाँ पर उन्होंने अलग निकाला, मैंने अलग निकाला। जब पहाड़ पे चढ़ेंगे तो पहले कम ऊंचाई वाला ही पड़ेगा ना। हाँ जब पहाड़ पे चढ़ेंगे हाँ, तो पहली ऊंचाई वाला पहला कूट पड़ेगा, कम ऊंचाई वाला वजन वाला पहला कूट हाँ पहला कूट पड़ेगा। और लेकिन उन्होंने कूटों के नाम बताते समय पहला कूट सिद्ध कूट ऐसा लिया, पूरा कूट से चालू किया, पहला कूट सिद्ध कूट, फिर दूसरा वो निषद कूट वगैरह, नीलकूट ऐसे वगैरह बाद में नाम दिए उन्होंने। तो भाव समझना उसका, तो कहीं गलती नहीं होगी कि यहाँ पर पहला लेते हैं तो यहाँ पर ये हाँ, यहाँ पर पहला लेते हैं तो फिर यहाँ पर अंतिम कहेंगे। ये अंतधन ही है, मतलब ऐसे अंतधन बड़ा होता है ना, भूमि बड़ी होती है। हाँ, इसलिए इधर से उन्होंने निकाला है, वैसा लगाना है तो वैसा लगा लो। अब यहाँ पर ये पहले और अंतिम की ऊंचाई बताया, बीच के कूटों की ऊंचाई कितनी है वो निकालने के लिए हाँ नीचे का जो सूत्र है उससे निकालेंगे। क्या सूत्र करेंगे? जो हाँ, ये अब यहाँ पर अपनी भूमि और ये मुख है, भूमि माइनस मुख। हाँ, तो यहाँ पर कूटों की संख्या है ना, उसमें एक माइनस करेंगे और भाग देंगे, क्योंकि मुख तो है ही निकला हुआ, अब बाकी के निकालना है हाँ कूट, तो इसलिए पद माइनस एक करेंगे। ने कूट नहीं, यहाँ पर वो जो हानि कितना कितना बढ़ता गया वृद्धि का प्रमाण वो निकालेंगे ना, तो वो भी ये भी आएगा ना लास्ट में। जब अपन बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे ना, तो लास्ट का जब वो चेप बढ़ाएंगे तब ये आ जाएगा। तो मुख हाँ, तो ऐसा सूत्र है कि भूमि में से मुख कम करना और एक कम पद का भाग देना, पहले भी ऐसे ही सूत्र आया था। और पहला जो सुयोजन की ऊंचाई का कूट होगा हाँ, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, जो हानि आएगा उसमें वृद्धि होगी, इसलिए एक कम किया। वही बोल रहे हैं, पहले भी ऐसे ही सूत्र आया था कि एक कम कर दे उसको पद में से, और बराबर ये हानिचे आएगा। और जो हानिचे आएगा उसमें मुख को जोड़ेंगे, जो हानिचे आएगा उसमें मुख को जोड़ेंगे तो उस कूट की ऊंचाई आ जाएगी। हाँ, मुख तो पहले ही था। हाँ, मुख में उतना बढ़ाएंगे ना। हाँ, इसको निकालते पहले। भूमि क्या है 125 योजन, मुख क्या है 100 योजन, और पद अब यहाँ पर जो बड़ा है पहले निकालते उसको। यहाँ 9 कूट है गजदंत पर्वत पर, हाँ, तो ये पद 9 हो गया, उसमें एक कम कर लो, 9 माइनस 1 मतलब 8 हो गया। तो यहाँ 125 में से 100 गए, 25 रह गए, 9 में से 1 गए, 8 रह गए, 25/8 मतलब 3 सही 1/8 बराबर 8 या 24। तो इतना हानिचे हुआ, मतलब इतना बढ़ता जाएगा। यहाँ जो लास्ट कूट होगा उसके वहाँ जो इस पर जो कूट होगा उसकी ऊंचाई 100 योजन है। अब उसको मुख को जोड़ो, हानिचे प्लस मुख, हानिचे और वो जो जितने वह कूट है ना उससे गुना करना पडेगा। इकडे बघा काय सांगितलं, जितना हानिचय आया है अब वो दूसरा कूट का निकालना है, मतलब वहाँ पर पहला ही कूट समझो, क्योंकि यहाँ पर पहला है ये बताया है, तो इसके बाद का जो पहला है वो निकालना है। तो एक बार ही हानिचय बढ़ेगा ना, एक बार ही उसका चय बढ़ेगा, तो इसलिए 1 से गुना करना वहाँ पर। दूसरा उसके बाद का निकालना है तो 2 से गुना करना,
तीसरे का निकालना है तो 3 से गुना करना है, इसलिए माता जी ने पर वहाँ पर उन्होंने पद -1 ऐसा किया है, उससे गुना करो। दूसरा निकालना है तो 2 - 1 करो, लेकिन गाथा में उन्होंने नहीं बताया वो पद कैसे गुना करना ऐसा बताया है। हानीचे गुना जितने वाहे हाँ पद गच्छ पद कुछ पद -1 प्लस मुख करेंगे तो उस कुट की ऊंचाई आएगी, दूसरे आधे कुटों की ऊंचाई। अब यहाँ पर हानीचे कितना आया 25/8 दिसते ना त्याच्यात 25/8 दिसतंय का? गुना पद अपन दूसरा ही निकाल रहे हैं तो 2 है, 2 - 1 मतलब 1 ही हो जाएगा। प्लस मुख कितना है 100, तो दूसरे कूट की ऊंचाई होगी यहाँ पर 8 का भाग 25 में देंगे तो 3 से 1/8 आएगा, और उसमें 100 जोड़ेंगे तो 103 सही 1/8 योजन। ये सब योजनों में है, योजन नहीं लिखा है तो भी हर जगह समझना योजन। दूसरे कूट की ऊंचाई को इतनी आई 103 सही 1/8 योजन। अब आगे के कूट की ऊंचाई निकालना है, तो तीसरे कूट की ऊंचाई कितनी आएगी 25/8 गुना 2 आएगा, 3 - 1 आएगा। तीसरा कूट निकालना है ना, 3 में से 1 कम करो 2, और प्लस उसमें 100, तो यहाँ 2 है तो 2 का भाग यहाँ जाएगा 25/8 गुणित 2 तो 2×4 और 25/4 मतलब कितना आएगा 4 सख 24। हाँ दूसरा है तो वहाँ पर 1 से गुना करना, तीसरा है तो 2 से गुना करना, इसलिए पद -1 किया। जितने वहाँ निकालना है उसमें 1 कम करो। वह तो उन्होंने कहा इष्टकूट से गुना करो ऐसा कहा है। अब इष्टकूट संख्या मतलब यहाँ पर पहली ऐसा लेना पड़ेगा, दूसरा मतलब पहला निकालना उसको है ना, तो वो पहला हो गया। तो इसलिए हमने डायरेक्ट कॉपी में मैंने तो 1 और 2 3 ऐसे गुना किया है, पद -1 किया नहीं, उन्होंने बताया नहीं था, तो फिर बाद में मैंने देखा माता जी ने ऐसा लिखा है। हाँ 100 मिलाएंगे, इसमें 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 106 सही 1/4, ये तीसरे कूट की ऊंचाई आएगी। इसको मिटाओ क्या? चौथे कूट की ऊंचाई कितनी आएगी? अब डायरेक्ट लिखते हैं अपन 25/8 गुना 3, चौथा कूट मतलब तीसरा आएगा, और उसमें 100 माइनस करते हैं तो 75/75 4 - 1 करके लिखा तीसरा, हाँ ऐसा। तो 25/8 मतलब 75/8 हो जाएगा, और 75/8 मतलब 8 8 8 8 9 72 9 सही 3/8, 3 सही 1/8 बढ़ता जा रहा है ना, पहले 3 से 1/8 फिर 6 सही 1/4 फिर 9 सही 3/8, मतलब हर समय उतना उतना 6 बढ़ता जा रहा है। और 100 ऐसे अपन जैसे पहले में 6 मिला तो ऐसा किया तो भी चलेगा। यहाँ पर 103 से 1/8 है, इसमें 3 से 1/8 मिलाओ तो 106 सही 1/4 आएगा, और उसमें 3 सही 1/8 मिलाओ तो 109 सही 3/8 आएगा। या डायरेक्ट निकालना है तो ऐसा निकालो। अब 5वें कूट का निकालना है तो यहाँ 4 से गुना करेंगे और 100 को यहाँ देंगे, तो यहाँ 4 दूनी 8 25/2 मतलब 12.5 और 100
112 सही 1/2। इधर ही करेंगे तो यहाँ पर ये 3/8 में 1/8 मिलाएंगे तो 4/8 हो जाएगा। तो 4/8 का भाग देंगे तो 4 गुण 2 ना 8 हो जाएगा 1/2। कुठं नहीं, इसमें ही अपन हानिचे मिलाते तो भी आगे का आता है, ये बता रही हूँ। हाँ, यहाँ प्लस 3 सही 1/8 मिलाना है। तो 109 में 3 मिलाए तो 112 हो गया। 3/8 में 1/8 मिलाए तो 4/8 हो गया। तो 4 दूने 8 हो गया। ये ऐसा 112 सही 3/8 प्लस 1/4 1/8 तो 4/8 हो गए ना। तो 4/8 करेंगे तो ये भाग दिया तो 1/2 आया। तो ये 112 से 1/2। ये पांचवें कुट की हो गए। छठे कुट की ऊंचाई 25/8 गुना 5 प्लस 100 25 5 125/8 बराबर कितना आएगा? 8 1 के 8 8 पंचे 40 और 5/8 रह जाएगा। गड़बड़ हो गई क्या? 125 नहीं हो सकता। 125/8 अच्छा प्लस 100 है ना। हाँ ठीक है 115 5/8 ठीक है। 100 मिलाना पड़ता है। अभी 100 मिलाएंगे उसमें 100 मिलाएंगे तो 115 5/8। फिर सातवां कूट निकालना है तो 6 से गुना करो प्लस 100 करो 150/8 8 1 के 8 8 8 64 70 हुआ था ना। 8 8 64 में 6 रह गया 6/8। इसमें 100 मिलाएंगे तो 118 से 6/8। हाँ उसको ये करेंगे भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा 3/4। 8वें कुट की 8वां कुट मतलब ये 7वां मतलब पहला छोड़ करके 7वां है। पहला छोड़ कर हमला 8 - 1 ऐसा करना है। उसको 600 बराबर 25 7 175/8 8 2 16 और 8 1 के 8 और 7 रह गया ना 7/8 प्लस 100 तो 121 सही 7/8 होगा। और उसमें 3 से 1/8 मिलाओ बराबर 125 हो जाएगा। 1/8 मिलाए तो 122 हो गया इसमें। और उसमें 3 मिलाया तो 125 हो गया। या ऐसा निकालो तो 25 से 8/8 गुना 8 हो जाएगा। 8 8 अपवर्तन हो जाएगा तो 25 और 100 बराबर 125 हो जाएगा। ऐसे अब आगे जो है 7 कुट जहाँ पर है ये 9 कुट दोनों जब समान ही आएंगे ऊंचाई। इधर के भी 100 यहाँ पर ये 100 से लेकर के इधर ऊंचाई होते होते यहाँ पर 125 हो गए। अब यहाँ पर भी 100 से लेकर के 125 तक हो गए। अब यहाँ पर इधर 100 योजन है फिर 7 कुट है तो वहाँ पर कितना नीचे आएगा कुट ना। हाँ मतलब यहाँ पर ये 400 योजनों के ऊंचाई पर जो कूट है वो 100 योजन का है। तो वहाँ से बढ़ता 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 यहाँ है तो 125 योजन का कूट यहाँ पर है। ऐसे यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिया। अब यहाँ पर 7 कूट है देवकुरु के इस साइड में और यहाँ उत्तर कुरु के इस साइड में 7 कूट है। तो यहाँ ऊंचाई 100 कूट होगी। फिर अब दूसरे कूट की ऊंचाई कितनी तीसरे की कितनी हाँ तो उसका भी यहाँ नीचे निकालना।
हाँ, उधर 9 है और इधर 7 है। और उस कूटों का अंतर बहुत है, 3,300 कितना आया था कल, 3,356 सही, 101/171। यहाँ ये जो एक से दूसरा कूट है ना, इतनी दूरी पर है, दूरी पर। हाँ, उसका अंतराल जो है वो उसके जो गजदंत पर्वत की लंबाई है, ये गजदंत पर्वत की लंबाई 30,209 योजन है। तो उसमें 9 का भाग दिया, 9 कूट है ना, 9 का भाग दिया, तो एक एक कूट का अंतर 3,356 आया योजन, इतना योजन का अंतर है। फिर वो यही होगी ना, जगह खाली जगह होगी ना वहाँ पर। वो कूटों पर विद्याधर नहीं, यहाँ पर देव है, व्यंतर देव, देवी और जिनायतन। 20 कूटों पर देवियां हैं। ऊपर के जो भी कुलाचल को लगे हुए ना, नीचे और ऊपर, उन सब पर देवियों का कूट है। ये सब जो ये नील पर्वत को लगे हुए ना, ये कूट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ये जो कूट होंगे यहाँ पर गजदंत पर इधर, तो उन कूटों के ऊपर देवियों के प्रासाद है, मतलब देवियाँ रहती हैं। और ये इधर जो है वो जिनायतन है, ये यहाँ पर पहले कूट पर। तो 20 पर, हाँ, इधर भी देवियों के हैं। जो पर्वत के पास में कूट है वहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, मतलब ये 16 और इधर 16 नहीं, क्या बोल रहे हैं, नहीं, कुल मिलाकर के 16 है। हाँ, और एक 4 गजदंत। तो इस 20 कूटों पर देवियों के निवास है, 20 कूटों पर जिनायतन है, और बाकी के 56 कूटों पर देवों के निवास है, व्यंतर देवों के। 96 कूट है कुल मिलाकर के। हाँ, इधर ये नील पर्वत के पास में जो कूट है यहाँ पर, ये वहाँ पर देवियों के निवास है। तो कितने कूट हो गए? तो यहाँ पर 4 है ना, एक पर सिद्धायतन कूट बताया आपने। तो इधर सिद्धायतन है ना, और इधर देवियों का निवास है, और बीच में देवों का है, व्यंतर देवों का। कुल यहाँ पर अपन ने कल देखे थे कितने कूट है, 96 कूट है। यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 7, नहीं, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, तो 14 और 18 32 हो गए। ये 32 हो गए, और ये 16 चौक 64। हाँ, तो ये 96 कूट है। उसमें से 20 कूटों पर देवियों के निवास, 20 कूटों पर जिनायतन, 40 हो गए, और 56 कूट रह गए, उसमें सब व्यंतर देवों के निवास है। हाँ, बीच में यहाँ पर 7 कूट है, यहाँ 7 कूट है, फिर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, वो सब, और उधर सब, और बाकी के जो 16 है उसमें 32 हो। तो इस प्रकार ये निवास बताए हैं। तो क्या चल रहा था अपना, हानिचे निकाल रहे थे। तो वहाँ पर जहाँ पर 7 कूट है वहाँ पर हानिचे कितना आएगा? तो यहाँ पर 125 ही उसके पहले कूट का मतलब भूमि है, और 100 योजन मुख है, और यहाँ पर पद कितना है? 7 है, तो 7 में -1 करेंगे, वृद्धि 6 बार ही होगी, इसलिए फिर वृद्धि का सबके कूट के नाम बताए। उस चारों गजदंतों के भी नाम बताए हैं, उस कूटों के भी नाम बताए। कितने कूटों के नाम आए? सब उसी की गाता गई है अभी तक। 56 नगरों, 60 नगरों के नाम बताए, 50 नगरों के नाम बताए। वह विद्याधरों की श्रेणी है ना, उसमें 15-15 गाता नाम ही है सब पूरे। ये 100 गाता मतलब कुछ नहीं, उसमें सब नामों की गाता ज़्यादा है। हाँ, आगे तो यहाँ पर हानिचे कितना है? 25/6, और 4 सही 1/6 है ना।
इतना हाँ नीचे आया। वहाँ पर 3 सही 1/8 था, यहाँ पर कूट कम है इसलिए हानि बड़ा, वृद्धि का प्रमाण बड़ा आ गया। 4 सही 1/6। तो यहाँ दूसरा कूट का निकालना है। तो यहाँ पर हानिचे को उस कूट के संख्या से, कूट जितना वह है उसका गुना करो, मतलब वो 1 कम करके। तो यहाँ पर 1 पहले 1 का गुना करेंगे प्लस 100। तो दूसरे कूट की ऊंचाई वहाँ पर गजदंत, उसका माल्यवान नाम था, बताया था ना। और इधर एक तो गंधमालिनी शायद नहीं, सौमनस तो कूट, सौमनस कूट है शायद। हाँ, तो इसके दूसरे कूट की ऊंचाई कितनी है तो बता रहे हैं। 106 सही 4 नहीं, हाँ बराबर 100 ये पहले करते हैं ना। 4 सही 25/6 का कितना है, 1/4 से 1/6 आया, उसमें 100 मिलाएंगे तो 104 सही 1/6 ये दूसरे कूट के ऊंचाई आया। पुनः 25/6 तीसरे कूट की ऊंचाई, तो 2 से गुना करेंगे 100 देंगे। अब 3 आया तो 25/3 मतलब 3 8 24। 8 ये है ना 4 से 1/6, इसका दोगुना ही आएगा यहाँ पर 2/6 मतलब 1/3। 2/6 मतलब 1/3 आएगा। 8 से 1/3 प्लस 100 तो 108 सही 1/3 आएगा। हाँ 8/8 से 2/6 ना, तो इसका भाग देंगे तो 1/3 आ जाएगा। ये तीसरे कूट की हो गए। चौथे कूट की ऊंचाई 3 से गुना करेंगे 100 मिलाएंगे। 3 दूनी 6 12.5 प्लस 100 उसके इसके चौथा कूट है ना ये, उसके 5वें कूट की और इसकी समान है इसके चौथे कूट की। और 3 से 1/8, 3 से 1/8 4 बार मिलाओ तो 12 सही 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरे को, यहाँ पर 4 से 1/6 है तो 4 मिलाएंगे तो 12 हो गया। आधे इधर छोड़े आधे इधर छोड़े, हाँ दोनों में। हाँ बीच वाला कूट होगा, दोनों का बराबर होगा। बराबर होगा ऐसे। उसका इसका कितना है चौथे नंबर का, उसका 5वां आएगा। 112 सही 1/2 योजन। दोनों पास मतलब साइड साइड में। हाँ ऊंचाई साइड से ना उसके दूरी है, वो दूरी ज़्यादा है उसकी। समान म्हणजे नाही आहे खरं, दूरी जास्त आहे त्याची। 25 से 6 गुना 4 प्लस 100 ये 5वें कूट की ऊंचाई आएगी। तो यहाँ पर 100/6 करो, 6 के 6 साई 36 4/6 मतलब 2/3 16 से 2/3 बराबर प्लस 100 तो 116 सही 2/3 आएंगे। अब उसमें 4 मिलाओ तो 120 सही 120 सही 4/6 हो जाएगा ना ये। 2/3 में 1/6 मिलाएंगे तो 5/6 हो जाएंगे बराबर। इधर निकालते हैं। पाँच में निकालने में तो 125/6 6 दूनी 12 20 और 5/6 और उसमें 100 मिलाएंगे तो 120 सही 5/6 इसमें 100 मिलाने पर
बराबर है ना। ये छठे कुट के आई। अब सातवां कुट इसमें उतना मिलाओ, 25/6 गुणे 6 प्लस 100, तो 6 गए, तो 100 25 में 100 मिलाएंगे तो 125 योजन अंतिम कुट की ऊंचाई है। अब 4 कुट जहाँ पर है वक्षार पर्वतों पर, ये अंतिम कुट की 125 आ गई बराबर। वहां पर हानि चाहिए कितना आएगा? 125 माइनस 100 भागिले पद माइनस 1, पद कितना है 4, 4 माइनस 1 तो 3 हो गया, तो 25 सही 3 बराबर 8 आएगा। यहाँ 3 8 24, 8 सही 1/3 हानि चाहिए। कहाँ पर? इन वक्षार पर्वतों पर। ये जो वक्षार पर्वत है 4 कुट है, यहाँ पर पहला कुट 100 योजन, फिर दूसरा कुट कितना बढ़ेगा? तो 8 से 1/3 से बढ़ेगा उसकी ऊंचाई। तो 25/3 गुना 1 प्लस 100, तो दूसरे कुट की ऊंचाई हो गई 108 से 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर 8 से 1/3 आएगा तो उतना भरेंगे। दूसरे कुट तीसरे कुट की ऊंचाई 25 से प्लस 100। वक्षार पर्वतों पर 4 कुट है ना यहाँ पर, तो उसका हानि चाहिए निकाला। तो ये कितना आएगा? 75/3, 3 दोन्ही 6, काय तर चुकलं काय? 25 दोन्ही 50 येणार। तेच म्हटलं काय झालं? 25 2 बे दोन्ही नीचे 3 50 हाँ 3 है, 16 3 1 3 20 रखा है, 3 संग 18, इसका दोगुना आना चाहिए ना, फिर 2/3 इसमें 100 मिलाएंगे तो 116 सही 2/3। ये वक्षार पर्वत के तीसरे कुट की ऊंचाई। हाँ, और इसमें पुनः 8 सही 1/3 मिलाओ, 100 ये 2/3 और 1/3 मिलाएंगे पूरा 117 हो जाएगा, फिर 8 मिलाएंगे तो 125 योजन हो जाएगा। और ऐसा यहाँ पर निकालना है तो इधर 3 से गुना करो, 3 3 गया, 100 में 25 मिलाएंगे तो 125 होगा। सब बराबर व्यवस्थित है, सब कम ज़्यादा नहीं है, इतने ही हानि या वृद्धि से आएगा। यहाँ पर मैंने वो तीसरा निकाला था, नहीं तो शाश्वत है। यहाँ कुछ वृद्धि ह्रास होने वाला ही नहीं है। नाही मग ते परत आणि बघणार नाही, तिथंच केलं होतं नाही मी। हे 8 से 1/3 आहे ना, ते मिसळ आहे ज्यामध्ये 2/3 प्लस 1/3 बरोबर 3/3 एक येणार ना, एक मैंने 116 और 117 हो गया, और उसमें 8 मिलाए तो 125 हो गया। या ऐसा निकाल कर 25/3 को 3 से गुना करो तो 3 3 निकल जाएंगे, 25 रह जाएगा, और 25 और 100 125 होगा। हाँ या हानीचे तेवढं चलो अब आगे वक्षारों ये हो गए ना,
746 हो गई, गाथा लगाना रह गई थी शायद। हाँ, गाथा एक बार लगाते। 746 नंबर की गाथा। गिरितुर्यम पड़मंतिम कूड़ उदवो। गिरी का चौथा भाग, पहले कूट और अंतिम कूट की ऊंचाई है, और उभय शेषम, दोनों में से जो बचेगा, मतलब भूमि में से मुख को माइनस करना, उभय शेष ऐसा बोलते हैं। उभय शेष मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करके जो जितना शेष रहेगा उसको अवहिरदम वेग पदेन, एक कम पद से, वेग मतलब एक कम, व एग मतलब एक कम पद से भाग देने पर, अवहिरद मतलब भाग देने पर चयो, चय आता है। और सो इट्ठ गुणो, फिर उसको इष्ट से गुना करो, कितने व कुट निकालना है उसके बाद का पहला है, इसलिए इन्होंने एक कम ऐसा नहीं किया। इष्ट कुट से गुना करके मुह जुदो, मुख को जोड़ने पर इट्ठम मतलब इष्ट आती है, मतलब जो जिस कुट की ऊंचाई चाहिए उसकी ऊंचाई आती है। मतलब लगातार न करते हुए जितने व कुट आपको चाहिए उतने व कुट का आपको निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। आगे अब वापिस यहाँ पर नदियों का प्रमाण बता रहे। भरतादी क्षेत्र के आश्रय से परिवार नदियों का प्रमाण कितना है वो 4 गाथाओं के माध्यम से बता दे। ये नदियों की संख्या अपने गिनी थी, वो अब गाथा में आ रही है। अपने उस दिन क्या था, पर्वत कितने हैं कुल, पर्वत कितने कुल 311। सब पूर्ण जम्बूद्वीप में पर्वतों की संख्या 311 है, और कुंड कितने हैं 90 है, और द्रह कितने हैं 26, और नदियाँ कितनी हैं 17,92,000 17,92,090। वही अब यहाँ 4 गाथाओं के माध्यम से बता रहे नदियों की संख्या कैसे आती है। वहाँ तो उन्होंने खाली बताया था कि जितने नदियों की संख्या है उसे दोगुने वेदिया है, वेदिका है, लेकिन नदियों की संख्या वो नहीं गिनी थी, वो टीका में गिनी थी उन्होंने नीचे की, वो गाथा में बता रहे हैं अभी। भरैरावद सरिदा विदेह जुगले चोदस सहसा नई परिवारा तत्तो दुगुणा हरिरम्मग खिदित्ती। भरत ऐरावत की सरिता मतलब नदियाँ, विदेह जुगले, और विदेह की 2-2, 32 विदेह में 2-2 नदियाँ हैं, तो कितने हो गए 32 दूनी 64 हो गई। तो इन नदियों के 14 सहसा नई परिवारा, इनकी परिवार नदियाँ कितनी हैं 14,000। किनकी 14,000 है उनको एक साथ लिया यहाँ पर, जिन जिन की 14,000 है ना वो। हाँ, भरत ऐरावत क्षेत्र में, भरत में 2 गंगा सिंधु, गंगा और सिंधु, और ऐरावत में रक्ता रक्तोदा, ऐरावत में 2 रक्ता रक्तोदा, और इन 32 विदेहों में 2-2, गंगा सिंधु और रक्ता रक्तोदा नाम इधर का उधर का कुछ भी हुआ तो 2-2 नदियां हैं हर विदेह क्षेत्र में, तो 32 गुना 2 माने 64 नदियाँ हो गई। तो ये बराबर कितने हुए 68 नदियाँ हुई। इन सब की परिवार नदियाँ, ये मूल नदी 32 विदेह है ना यहाँ पर, इस प्रत्येक विदेह में 2 है, ये गंगा और सिंधु, एक कुंड में से 2 कुंडों में से निकली हुई, प्रत्येक ये वपरा सुवपरा महावपरा, इन सब 32 विदेह क्षेत्र है। इनके हर क्षेत्र में जैसी भरत क्षेत्र की रचना है वैसी ही रचना है, तो प्रत्येक में से ये 2 ऐसी नदी निकली है। ये नील पर्वत के मूल में 2 कुंड है, उस कुंड में से हाँ इधर से निकलती है, ये इधर से निकलती है, नील पर्वत है ना, तो यहाँ 2 कुंड है, ये अभी यहाँ दिखा है ना, ये 2 कुंड है नील पर्वत के मूल में, उन कुंड में से 2 नदियाँ निकलती हैं, और निकल करके ऐसे हाँ, तो ये सीता नदी यहाँ पर है उसमें मिलती है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी बहती हुई आती है, और ये सितोदा नदी में मिल करके यहाँ पर
इसमें समुद्र में जाएगी, मिलेगी। और इधर से भी निकलेगी ये निषद पर्वत से 2 इधर, मतलब हर क्षेत्र में निकलेगी। इसकी नील पर्वत के मूल में से निकलेगी, इसके निषद पर्वत के मूल में से निकलेगी यहाँ पर। तो यहाँ 2-2 कुंड है सब जगह। त्याच्या खाली ते देवींचं निवासस्थान जे सांगितलं ते तिथं सांगितलं ना त्याचं, हे जे पडते कुंडाचं जे पाणी पडते त्याच्या खालच्या हाँ, वो जहाँ पर वो क्षेत्र में गिरता आता है। जे देवींचं निवासस्थान सांगितलं ना तिथं, देवी को निवास स्थान तो ये बख्शार पर्वतों पर बताए। यहाँ बख्शार पर्वत है ना, ये इसके कूटों पर ये नदियाँ है, वो वपरा या देश में है, नदियाँ देश में है, ये वपरा सुवपरा वगैरह। और ये बीच में बख्शार पर्वत है। इस बख्शार पर्वत के अंतिम कूट पर वह देवी का निवास है। और ये नदियाँ इधर है। हाँ हाँ, वहाँ पर भी जहाँ वो नदी गिरते वहाँ पर भी होंगे शायद कुंड। आणि ते पण कसं काय जिथं पडते पाणी त्याच्या खाली देवींचं निवासस्थान आहे त्यांच्या ते तर सबका बताए ना। ये जो 6 कुलाचल पर्वत है, ये जो 2-2 नदियाँ जहाँ पर भी नदियाँ गिरती है, 14 नदियाँ, तो 14 नदियाँ जहाँ गिरती है क्षेत्र में, मूळ नदी का उत्तर नदी सगळ्याच उत्तर नदी नाही, ही जसं आता इथं सांगितलं का तुम्ही मूल नदियाँ जो भरत ऐरावत में ये 2 गंगा सिंधु बताए ना, ये जहाँ क्षेत्र में गिरती है वहाँ पर वो नीचे कुंड है और उसके ऊपर पर्वत, उसके ऊपर देवियों का प्रसाद, ये सब आया था ना पहले, भगवान के वो गिरता है पानी। जे मूळ नदींच्या मध्येच आहे, या उत्तर नदी हे जे आहे त्या देशामध्ये जे आहे त्यांच्यामध्ये नाही हाँ, कुंड 90 बताएं। विभंगा नदियों की उत्पत्ति के कुंड है। विदेश क्षेत्र के प्रत्येक देश की 2 नदियों की उत्पत्ति कुंड है। वो नदी जहाँ गिरते वहाँ पर कुंड नहीं बताए। वहाँ पर 14 नदियाँ जहाँ गिरती हैं वहाँ पर कुंड बताया, और यहाँ पर उत्पत्ति जहाँ होती है नदियों की वहाँ पर कुंड बताया। या पर्वतातून उत्पत्ती आहे। वो 2 कुंड वहाँ, उस कुंड से उत्पत्ति हुई, तो वो वहाँ पर वो नहीं है, नीचे गिरते वहाँ पर कुंड नहीं है। हे मूळ नदी जो 14 नदियाँ हैं उसके जहाँ गिरती है वहाँ पर कुंड बताए। मेन नदी हाँ गंगा सिंधू रोहित रोहित असं जे मूळ नदी सांगितलं तुम्ही त्यांच्यामध्येच लावायचं। हाँ, ये 64 भी यहाँ पर विदेश क्षेत्र में मूल नदियाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ गिरते वहाँ पर नहीं बताए कुंड, उत्पत्ति होते वहाँ पर कुंड बताए। तो ये 68 नदियों की परिवार नदियाँ 14,000 है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 0 0 0 14 8 12 दर्शे, बराबर है ना? हाँ, 2 हातचा 11, 14 सख्ख 84, 84 आणि 11 95, 9,52,000। ये भरत ऐरावत और विदेश क्षेत्र की जो गंगा सिंधु रक्तोदय उनकी परिवार नदियाँ मिलाकर उनका प्रमाण उतना हुआ 9,52,000। और 68 वो वापस मिलाएंगे तो वो मूल नदी बाद में मिलाएंगे। और इधर से जो जगन्य भोग भूमि और मध्यम भोग भूमि है, वहाँ जो नदियाँ बहती है वो रोहित रोहितास्या, और उधर से सुवर्णकुला और रप्यकुला ऐरावत क्षेत्र की तरफ, जो पहला क्षेत्र आएगा ना, इधर दिखाते 1 मिनट उसको। तो ये ऐरावत क्षेत्र, फिर यहाँ पर ये पर्वत, शिखरिणी पर्वत, पुनः एक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में यहाँ से एक नदी आती है, इधर जाती है, और इस इधर के पर्वत से आती है, हाँ इधर जाती है। तो ये 2 नदियाँ इधर की, और इधर भरत क्षेत्र के पास जो है इसका नाम क्या है? सुवर्णकुला और रप्यकुला। और यहाँ पर रोहित और रोहितास्या, जो भरत क्षेत्र के आगे का क्षेत्र कौन सा है? भरत हैमवत क्षेत्र में जो है हैमवत क्षेत्र की 2 नदियाँ, और यहाँ हैरण्यवत क्षेत्र की 2 नदियाँ, उनकी जो परिवार नदियाँ है, मतलब 4 नदियों की, वो 28,000 है। इसके दोगुनी है ना, तो 4 नदियों की 28,000।
हाँ जगन्य भोग भूमि है, हाँ तो उसमें ही है ये नदियाँ। मी कोणत्या ह्याच्यामध्ये सांगितलं? सुवर्णकुला रप्यकुला और इधर रोहित रोहितास्या, इन 4 नदियों की परिवार नदियाँ 28 हजार है। तो ये कितने हो गए? 1,12,000। और दो नदियाँ इधर हरिवर्ष में 2 नदियाँ, उधर रम्यक वर्ष में 2 नदियाँ, नारी नरकांता और हरित हरिकांता और नारी नरकांता, ये 4 नदियाँ। इनका इससे दुगुना परिवार है, 56,000 है प्रत्येक की। तो ये 2,24,000 हो गए नदियाँ। और अब इसका विदेश क्षेत्र का अलग से ये किया है, ये बाकी के क्षेत्रों का यहाँ पर केवल किया है। हाँ वो इसका उसका हिसाब सब अलग है विदेश क्षेत्र का। विदेश क्षेत्र में तो ज़्यादा है ना नदियाँ, 14 लाख कुछ है। हाँ ये तो गंगा सिंधु जैसी है ना, वो ली है, बाकी नहीं लिया। विभंगा नदी है और बाकी के परिवार का आगे बताएंगे। हाँ ये विदेश क्षेत्र में ये विभंगा नदी 3, इसको विभंगा नदी बोलते हैं। हाँ इसके सबकी लंबाई वगैरह सब बताने वाले हैं आप आगे। तो कुल कितने हो गई है मिला करके? 0 0 0 4 8, 5 और 6 और 2 8, 9 1 10 और 2 12। हाँ और कुछ रह गई क्या इसमें? कितने बताए उन्होंने? अभी जोड़ी नहीं उसको, अब आगे की बता रहे हैं अभी वापस। नाही ते विदेश क्षेत्राचे वेगळं सांगतात ना, येईल आगे बरं। हे गाथा हो गए बराबर। भर मी सांगत असताना विदेशच्या 64 गुणिले 14,000 केलंच ते परिवार मध्ये सांगण्यासाठी। हाँ वो सबके 14 है, इसलिए उसको एक जगह लिया है, और बाकी के जो विधेय की है वो बाद में बताएंगे। हे कशाला सोडून केलं हे 64 जे घेतलं? 64 ये जो बीच में जो क्षेत्र में 2 नदियाँ है ना, गंगा सिंधु और रक्तारक्तोदा, ये जैसी ही है उनका नाम, और उनके ही परिवार उतना ही है, इसलिए ये साथ में लिया है। भरत ऐरावत की और विदेह की। या 64 सोडून अजून नद्या भरपूर नद्या आहेत अजून ह्याच्यामध्ये विदेश क्षेत्रामध्ये। ते त्यातून निघालेल्या त्या नद्या कशातून? ह्या नद्यातूनच निघणार ना, मूळ नद्या तर एवढं सांगितलं। नहीं ये मूल नहीं होते नहीं, यहाँ पर ये विभंगा नदी है ना मूल नदी। अब इसकी नदियाँ कितने वो बताएंगे। और यहाँ पर ये सीता सितोदा है, इसके 84,000 नदियाँ हैं, एक सीता और एक सितोदा की, वो बताएं अगली गाथा में आ रहे हैं। हाँ आगे इन्हें एक गाथा लगानी रह गई थी। भरह इरावद सरिदा, भरत और ऐरावत की नदियाँ, और विदेह में जो युगल नदियाँ हैं वे 1400 सहसा, वो 14,000 है, नई परिवार नदियों का परिवार है। फिर तत्व दुगुना, उसके बाद दुगुना होता है। कहाँ तक? हरि रम्य खिदिती, हरि क्षेत्र और उधर रम्य क्षेत्र। विदेह के इधर हरि है, उधर रम्यक है, तो हरि और रम्यक तक वो दुगुनी है। मतलब क्या ना, ये 14,000, ये 28,000, ये 56,000, इस प्रकार दुगुना उनका प्रमाण है। बादाल सहसंपुह कुरुदु नदी दुगदुपास जाद नदी 14 लखड़ सदरी विदेह दुग सौवनई संखा। अब यहाँ पर विदेश क्षेत्र में जो अन्य नदियाँ हैं उनका प्रमाण बता रहे हैं। देवकुरु और उत्तर कुरु, ये देवकुरु और इधर उत्तर कुरु। इसमें देवकुरु में सितोदा नदी है, उत्तर कुरु में कौन सी है? सीता नदी है। तो इन सीता और सितोदा नदियों के दोनों पार्श्व भागों में, इधर और इधर पार्श्व भागों में
कितनी नदियाँ निकलती है? 42,000 उसकी परिवार नदियाँ हैं, उसको आकर के मिलती है। तो 42,000 नदियाँ। और उत्तर कुरुक्षेत्र में सीता उधर उत्तर कुरु है, वो वहाँ सीता नदी के इधर 42 उधर 42,000, और सितोदा नदी के इधर 42, ये देवकुरु में इधर 42 और इधर 42,000 परिवार नदियाँ हैं। ये अपना इतना छोटा सा निकाला है, लेकिन ये बहुत बड़ा पोर्शन है। मतलब 30,000 योजन से भी ज़्यादा है ये। अभी वो आगे शायद बताएंगे सबका, सबका विस्तार निकाला है अभी आगे, क्योंकि ऐसा सब जगह बताया ना, 526 उसे दुगुना उससे दुगुना, यहाँ से यहाँ तक विदेश क्षेत्र का यहाँ से यहाँ तक 33,684 योजन ना, ये सब निकाला था। लेकिन अब इधर से इधर कितना है वो नहीं निकाला ना, अब वो सब मिला करके निकालेंगे सब आगे। अब ये कितने हो गए? देवकुरु और उत्तर कुरु दोनों क्षेत्रों की दो नदियों के दोनों पार्श्व भागों पर कितने है? 42,000 है। और दोनों विधों की संपूर्ण नदियों की संख्या कितनी है? 14,78,000 है कुल। एक गाथा में इतना बताया उन्होंने। तिकडून आणि इकडून हे पूरा देवकुरु है ना, ये पूरा देवकुरु है, ये सब गजदंत पर्वत है सब, ये पूरा देवकुरु है ना। तो इस तरफ 42,000 और इस तरफ 42,000 है नदियाँ। ये इसलिए बता रहे, बहुत बड़ा पोर्शन है। अपने एक भरत क्षेत्र का कितना गुना हो जाएगा? नहीं पूरा, वो ऐसी तो लंबाई ज़्यादा होगी ना, इसलिए ज़्यादा है वो। ऐसे ज़्यादा आएगी। अभी बताएंगे आगे से करके गजदंत वगैरह कितना विस्तार है। वहाँ से निकलती नहीं है, वो अलग नदियाँ होती है, वो उनमें आकर के मिलती है सब परिवार नदियाँ। स्रोत कहीं कहीं वो उत्पत्ति स्थान होंगे ना नदियों के। नहीं, दूसरे नदियाँ वहाँ से उत्पन्न होगी और इसमें आके कहीं मिलेगी, उसको परिवार नदियाँ कहेंगे। इसमें से बाहर नहीं निकलती है, दूसरी नदियाँ वहाँ कहीं कहीं से उत्पन्न होगी, वो कुंडों में से वगैरह, और वो इसमें मिलेगी परिवार नदियाँ। हाँ, पंचगंगा वगैरह सब नदियाँ है ना, ऐसे वेदूत गंगा, वेदगंगा। हाँ, ऐसा नहीं बताया कि इन नदियों में से निकली है, ऐसा नहीं बताया। इनके आजू बाजू में जो नदियाँ हैं वो सब परिवार नदियाँ। जब वो समुद्र में जाती है नदी, तो वो सब परिवार नदियाँ उसमें आकर के मिलती है, और वो समुद्र में मिलती है जा कर के। नहीं तो कितनी बताए? बादाल सहसम पुह कुर दो नदी, उत्तर कुरु और कुरु दो मतलब उत्तर कुरु और देवकुरु, इनकी 42,000 पृथक नदियां हैं। और दुगद उपास जाद नदी उन दोनों के पार्श्व भाग में उत्पन्न हुई नदियां हैं ये। और हाँ, 14 लक्कड़ सदरी, 14,78,000 सब मिलाएंगे। अब उसका वापस से हिसाब करेंगे। 14,78,000 नदियाँ विधेय के दोनों विधियों में से निकली हुई सभी नदियों की संख्या है। पूर्व विधेय और उत्तर विधेय, इन दोनों में से निकली हुई नदियों की संख्या बताएं। खाली विधेय की कितनी संख्या है वो गिन रहे हैं। विधेय क्षेत्रामध्ये अब जो ये 64 लिए वो भी आएगी उसमें, ये 64 नदियाँ भी उसमें गिनेंगे, क्योंकि विधेय की गिन रहे ना केवल। ये यहाँ पर ये इनकी परिवार नदियों को गुना करने के लिए बताया था। वापिस यहाँ पर खाली विधेय क्षेत्र में कितनी है वो निकाल रहे हैं। तो मूल तो यहाँ पर सीता और सितोदा नदी की 84,000 बताई। 42,000। इधर अपन पहले 64 का ले लो, पहले चलता है। 64 नदियाँ जो पहले बताई थी उसकी 14,000 नदियाँ हैं। तो 0 0 0 14 चौक 56, 6 5 14 सक्क
हाँ 14×56 14 सक्का नहीं 14×5 70 14 सक 84 ना 84 और 5 89। इधर थोड़ा कर दिया 8,96,000 हो गए। फिर ये जो देवकुरु और उत्तर कुरु की बताई। विभंगा नदी की कुल परिवार नदियाँ लेते हैं। विभंगा नदियाँ कितनी हैं? 12 है। इधर 3 इधर 3 उधर 3 और इधर 3 तो कितने हो गए? 12। और उसकी परिवार नदियाँ कितनी बताई थी? 28,000। तो 12 गुना 28 12 8 96 अच्छा 9 12 2 24 आणि 9 33 3,36,000 नदियाँ हो गई 12 विभंगा नदियों की। और सीता सितोदा नदी देवकुर और उत्तर कुरुगत 1 1 की 84,000 तो 2 की 1,68,000 हो जाएगी। 2 सितोदा नदियों की 1 1 की 84,000 इधर 42 और उधर 42 दोनों की मिलाकर 2 नदियां हैं तो ये 1,68,000 हो गई। हो गए ना अभी? हाँ मुख्य नदियाँ मिलाएंगे उसमें ये 64,000 हो जाएगी। मुख्य नदियाँ इसका जोड़ करेंगे ना, पहले परिवार नदियों का जोड़ करो 0 0 0 6 6 12 और 8 20 अच्छा 2 6 और 8 और 3 11 और 9 20 अच्छा 1 1 20 चलेगा। हाँ 2 2 और 1 3 3 और 3 6 बराबर नहीं वो गलत हो गया क्या? 2 और 1 3 और 3 6 और 8 14। 2 और 1 लिया ना ये 2 और 1 3 ये इधर तक पड़ेगा 2 शेवटचं घ्यायचं ना 1 3 आणि 8 हाँ 8 और 3 11 और 3 14 14,000 14 लाख हो गए। अब यहाँ पर ये मूल नदियाँ मिला उसमें 8 64 और 12 76 और 2 78 तो 14,78,000 नदियाँ एक केवल विदेश क्षेत्र में है। विदेश क्षेत्र बहुत बड़ा है। और कहाँ से आएगा? इन्हीं का पानी जाता है वो सब लोग। उन्होंने कितना भी दिया वो हाँ ये विदेश क्षेत्र की नदियों की संख्या बताएं बस। हाँ तो इसके केवल खाली विधेय में कुल नदियाँ कितना है वो निकाले और बाकी की कितने वो निकालेंगे आप यहाँ के। 749 नंबर के गाता है लखतियं बाणौदि सहस्रबारं च सौवर्णै शंखा भरहेरावद पहुदी हरिरं मगखेत ओत्तिनादौवा। ये अब भरत क्षेत्र से ऐरावत क्षेत्र से लेकर के भरत से हरि क्षेत्र उधर ऐरावत से रम्य क्षेत्र तक मतलब इधर से 14 28 और 56 होती है ना 2 2 नदियाँ गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरिधरिकांता उधर से सितोदय अलग हो गई। अब नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा तो ये नदियाँ मतलब उधर 6 और इधर 6 नहीं इधर हाँ वो बीच के छोड़ना है ना 2 तो 14 नदियाँ है ना तो ये 12 नदियाँ उनका कितना परिवार है वो गिन रहे हैं यहाँ पर। अभी निकाली थी ना वही ये विदेश क्षेत्र की हो गई। इसको इधर रखते हैं। भरत और ऐरावत ये 4 नदियाँ उधर 2 और इधर 2 मूल नदी 4 उसकी परिवार नदियाँ 14,000। फिर इधर हैमवत उधर हैरण्यवत क्षेत्र में 2 2 नदियाँ। अभी जो अपन की थी वही वापस गिन रहे हैं
4 नदियाँ, उसकी परिवार नदियाँ कितनी 28,000। और हरि और रम्यक, हैमवत आणि हैमवत हैमवत और हैरण्यवत, हैरण्यवत। और ये हरि और रम्यक क्षेत्र में 2 नदियाँ हैं, तो उनका परिवार नदियाँ 56,000 है। तो कितने हो गए हैं? 14 चौक 56,000, 1,12,000 और 2,24,000। ये गए 12, 1, 3 और 1 4 और 5 9। और मूल नदियाँ मिलाएंगे ना उसमें, मूल नदियाँ मिलाएंगे। मूल नदियाँ 4 और 4 12, 3,92,012। 3,92,012। ये कितने 78 हुई थी ना। विदेश क्षेत्र की नदियाँ 14,78,000 और इनकी 3,92,012। सबको मिलाएंगे तो कितने होते हैं वो अगले गाथा में बता रहे हैं। ये गंगा सिंधु रोहित ये उधर रक्तोदा, भरत में 2, गंगा सिंधु, ऐरावत में 2, रक्तोदा। और यहाँ पर हैमवत में 2, रोहितास्य, और वहाँ सुवर्णकुला रप्यकुला। और यहाँ पर इसमें नारी नरकांता और हरित हरिकांता आणि नारी नरकांता, ये यहाँ पर ये 4। तो ये सब मिलाकर के कितने नदियाँ होगी इसका जोड़ करो तो 2 और 8 0, अच्छा 1, 7 और 1 9 और 1 नहीं 7 और 1 8 और 1 9, 90। फिर 0, फिर 2 आएगा, फिर 9 आएगा, 4 और 3 7 और 1, 17,92,090 कुल नदियाँ हो गई पूरी जम्बू द्वीप में। हमें अपने को इतना इधर कितने दिखते ना, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, कृष्ण गंगा नदी, ये सब। नहीं ये नदियाँ हैं, मानेंगे ना इसको, तालाब कैसे मानेंगे? नहीं है तो नदी है, हाँ। पर इनके मुकाबले तो बहुत छोटी है। हाँ परिवार नदी मिले सकते हैं। परिवार नदी में गंगा सिंधु की आर्यखंड में जितनी आएगी वो सब परिवार नदी आएगी ना। अभी जो समुद्र हम देखते हैं वो भी एक सरोवर या ऐसा ही कुछ मैं तो नहीं लवन समुद्र अपने यहाँ कहाँ है? ये तो बीच के समुद्र है, ये उप समुद्र बोलते हैं इसको। नहीं, जो उसमें जाके ये जो नदियाँ अभी जो दिख रही वो मिल गई ना, वो भी परिवार नदी नहीं बोल सकते। चलो आगे। हाँ 17 संबाणौदी नभ नव सुन्नम नयीन परिमाणम गंगा सिंधु मुखाणम जम्बूदीवप्पभू। पिछले गाथा लगाई थी ना, लखत्यम 3,92,012। ये सर्व नदियों की संख्या है। कहाँ से? भरत ऐरावत से लेकर के हरि और रम्य क्षेत्र तक। हाँ इतने जाननी चाहिए संख्या। अब 2 गाथाओं में जो बताई उसका जोड़ किया तो कितने हो गए? 17 मतलब 17 लाख, बाण अवधि मतलब 92,000, नभ मतलब 0, फिर 9 मतलब 9 और 0, लाख वगैरह नहीं बताया। 17 92 0 9 0 ये नयों का प्रमाण है। तो 17,92,090। गंगा सिंधु मुखाणम जम्बूद्वीप भूदानम। जम्बूद्वीप में उत्पन्न हुई, क्षेत्र में उत्पन्न हुई नदियाँ और भरतादि गंगा सिंधु की मुखाणम, हाँ वहाँ से लेकर के सब नदियाँ कितनी हैं? 17,92,090 है। ये नदियों का प्रमाण है। जम्बूद्वीप में उत्पन्न गंगा सिंधु है प्रमुख, जिसमें गंगा सिंधु जिसमें मुख्य है, वहाँ से लेकर के ऐसा बोलते हैं ना अपन वैसे। तो संपूर्ण नदियों का प्रमाण इतना है। अब जम्बूद्वीपस्थ मंदरादीनां व्यासम निरूपयति।
विदे क्षेत्र में जितने जितने जो है ना सबका व्यास कैसे निकालना वो बता रहे हैं। हाँ हाँ, जम्बू द्वीपस्थ मंदरादि नाम व्यासम, ये मेरू पर्वत का व्यास कितना है। हाँ, ये भद्रशालवन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं निकाला, उसका कितनी लंबाई है। फिर इन एक एक विदेह क्षेत्रों की लंबाई कितनी है। फिर ये जो वक्षार पर्वत है उनकी लंबाई कितनी है। फिर विदेह देश में विभंगा नदियों की लंबाई कितनी है, मतलब ये वो व्यास व्यास करेंगे ऐसा, पूर्व पश्चिम व्यास। ये उत्तर दक्षिण बताया था, उत्तर दक्षिण कितना था इनका नदियों का और पर्वतों का 16,000। हाँ 184 में आधा करो, 33,184 उसका आधा किए ना। हाँ 116,192 कुछ था, 184 का आधा करें तो 92 होता है ना, 92 मुझे 184 होता है, तो 16,592 होगा। 16,500 और 16,500 मतलब 33,000 हो गए ना, और उसका 184 का आधा किया तो 92 हो गया, तो 16,592 इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 16,592, ये 16,592 और ये 500 योजन सितोदा नदी है। ये ऐसा बताया था, अब इधर से ऐसा बता रहे व्यास, पूर्व पश्चिम व्यास बता रहे। तो सुदर्शन मेरू का व्यास कितना है, इसका कितना है, वो कैसे निकालना वो बता रहे हैं यहाँ पर। कशाचं अशी लंबाई, ये लंबाई, ये दक्षिण उत्तर 33,684, मतलब 526 को शलाकाओं से गुना करो, 526 योजन भरत क्षेत्र है। और ये सब 2 शलाका 4 शलाका 8 शलाका ऐसे दुगुने दुगुनी शलाका है ना, 32 जो है भरत क्षेत्र से 64 गुना है, तो 526 सही 6/19 है ना, 6/19 को, हाँ 526 है 6/19 भरत क्षेत्र की का विस्तार है दक्षिण उत्तर, तो उसको 64 से गुना करो तो विदेह क्षेत्र का आएगा। विदेह शलाका नहीं शलाका, ये तो पता है उनको भी, भरत हैमवत हरि ये सब जो है एक से एक दुगुने दुगुने है ना, तो भरत क्षेत्र की 1 शलाका, तो हैमवत पर्वत की 2 शलाका, आगे की जो क्षेत्र है हैमवत के बाद हिमवान की 2 शलाका, हैमवत की 4 शलाका, पुनः महाहिमवन की 8 शलाका, फिर क्षेत्र आएगा उसकी 16 शलाका, पुनः निषद पर्वत है उसकी 32 शलाका और इसकी 64 शलाका, तो 526 को उतनी शलाका से गुना करो तो उस क्षेत्र और पर्वत का दक्षिण उत्तर व्यास आता है। 526 और 6/19, तो उसको 64 से गुना करो, 526 सही 6/19 को गुना करते तो सब जम्बूद्वीप की शलाका 189 है। पूरा ये किया था ना, भरत क्षेत्र का 1, उसके 2, हिमवान की 2, 4, 8, 16, 32 और उसके विदेह की 64, और पुनः उधर से 32, ये 16, 8, 4, 2 और 1 होगी, ये ऐरावत से लेकर के इधर तक, तो ये सब मिला करके शलाका कितनी हुई 190 होती है। पूरे का जोड़ 190 होता है। ये 32, 16 और ये कितना 63 होता है, 63 और ये 63, 126 और ये 64, 190 होगा। तो फिर 190, 1 लाख योजन को 190 का भाग दिया तो 526 सही 6/19 आता है। यहाँ पर 0 0 निकाल करके 19 का भाग देते जाओ तो आता है बराबर 19 पंचे 95, 5 रह गया, फिर 19 का, हाँ 19 दूने 38, 12 रह गया। तो ये भरत क्षेत्र क्या इतना विस्तार है, तो इतनी अपने अपनी शलाका से गुना करो तो उन भरत क्षेत्र और हैमवत क्षेत्र आदि का विस्तार निकलता है। ये इसको गुना करते हैं तो
तो भरत विदेह क्षेत्र का कितना आया था 526 सही 6/19 गुना 33 गुना 64 64 करते तो विदेश क्षेत्र का विस्तार है। विदेह क्षेत्र का विस्तार है। हाँ उसका किया था ना अपने 64 सख 7 चौक 24 और कितना किया था 427 कुछ हुआ था ना नहीं 300 नहीं 36 है तो 7 से ऊपर आएगा ना उसके 7 चौक 24 अच्छा 2 36 और 2 38 384 384 है तो 4 फिर 38 हातचा आया 64 दोन्ही 128 और 38 8 8 16 अच्छा नाही 64 सक्क केलं हे गुणाकार आहे ना केलं तर हाँ हाँ 526 गुना 64 ऐसा करते तो आता है बराबर वो 33,664 हाँ हाँ 33,664 हाँ वो इसका आता है लेकिन करके देख 33,684 हाँ 20 मिला देंगे इसका भी और उसमें ऊपर कितना आता है 4/19 4/19 आता है 6/19 से भी गुना करते हाँ इसको हाँ ये 6/19 को भी 64 से गुना करेंगे तो वो आएगा बराबर 20/4 20 से 4/19 आएगा। हाँ तो 6/19 को 64 से गुना करेंगे हाँ तो वो आ जाएगा 20 से 4/19 और इधर आएगा 33,664 वो क्या होगा 384 आएगा ना 64 गुना 6 करेंगे तो 384 आएगा और 19 का भाग देंगे तो 19 दूनी 38 और 4/19 रह जाएगा ऊपर 526 गुना 64 कितना था तो ये आएगा 33,664 हाँ 33,764 येणार और उसमें 20 योजन ये ऊपर का आएगा 6/19 को 64 से गुना करेंगे तो 20 से 4/19 जोड़ दो ये कुल हो जाता है 33,684 से 4/19 हाँ तो यहाँ पर ये बता रहे हैं 751 गाथा में कि गिरी बड़ा ना अपने गाथा पढ़े गिरिभद्र साल विजया वखार विभंग देवरण्णाणं पुवावरेण वासा एवं जम्बू विदेहम्मी गिरी मने मेरू पर्वत भद्रशाल वन विजय मतलब देश विजय का अर्थ देश होता है भारत के जितने भी देश है वे 32 देश वखार मतलब वक्षार पर्वत 16 वक्षार पर्वत ऊपर 8 ही होंगे वहाँ पर ऊपर 8 और नीचे 8 मतलब यहाँ पर ये इधर 4 उधर 4 वो 8 का ही व्यास गिना जाएगा ना ये इधर इधर समान लेवल पर है ना तो इसलिए 8 वक्षार लेंगे वहाँ पर विभंगा नदियाँ कितनी आएगी 6 इधर 3 और उधर 3 6 व्यास जब अब करेंगे ना इन नदियों का व्यास तो 6 आएगी नदियाँ और विभंग 8 आएंगे और ये भद्रशालवन इधर एक और पश्चिम पूर्व और पश्चिम का आएगा इधर भद्रशालवन और इधर है तो उसकी जो लंबाई होगी वो सब 22,000 नहीं वक्षार का अभी बता रहे आगे नहीं 4 वक्षार है इधर 4 वक्षार और उधर 4 वक्षार तो 8 वक्षार हो गए और देवारण्य ये देवारण्य इधर एक देवारण्य और उधर लास्ट में एक देवारण्य है उसको भूतारण्य कहते हैं या देवारण्य दोनों नाम आए हैं यहाँ पर उन्होंने देवारण्य ही बताया है और तिलय पन्नति में भूतारण्य बताया है उधर का नाम तो वो वन इकडे एकच नाव दिलं दुसरीकडे देवालय हाँ हाँ तो ऐसा वो दोनों ग्रंथों में फर्क है तो क्या बता रहे थे हाँ इनका व्यास देवारण्यों का ये पूवावरेण वासा इनका जो पूर्व पश्चिम व्यास है एवं जम्बू विदेह में इस प्रकार जम्बू का जो व्यास है वो विदेह क्षेत्र में जम्बू द्वीप स्थित विदेह क्षेत्र में 1 मेरू 2 भद्रशाल 16 देश 8 वक्षार पर्वत और 6 विभंगा नदी और 2 देवारण्य इनका सबका व्यास जोड़ेंगे ना पूरा 1 लाख आएगा योजन 1 लाख योजन होगा। अब उनका कितना कितना है वो सब आगे बता रहे हैं पूर्व पश्चिम व्यास आगे कहे जाने प्रमाण के अनुसार है वो कितना है वो निकालेंगे।
अब यहाँ पर मेरुआदिकों को व्यास लाने का विधान बताते हैं कि मेरु का व्यास कितना है। अभी आगे का पहले नहीं बताया, पहले वो निकालने की पद्धत बताई। गिरिपहोदीनं वासं इट्ठोणं सगुणे गुणीयजुदम् अवर्णीय दिवेशेषम् इट्टगुणो वट्टिदे दुतवासम। इन सबके व्यास को जोड़ो। गिरिपहुदीनम वासम, मेरु पर्वत का व्यास, भद्रशाल वन का व्यास, विभंगा नदियों का व्यास, पर्वतों का व्यास जो है। अब इष्ट जो होगा वो नहीं मिलाना, जिसका अपने को निकालना है। मेरु पर्वत का व्यास कितना है उसको छोड़ करके बाकी सब व्यासों को जोड़ो और जम्बूद्वीप के व्यास में से माइनस करो और अपने जितने हैं उसे गुना करो। अपने बक्सर पर्वत 8 है तो 8 से गुना करेंगे ना। सग गुणे ही गुणीय जुदम, गुणकार से गुना करके, अवर्णीय उसको माइनस करके, द्वीपे शेषम इष्ट गुण अपवर्तिते तद व्यासम। जो सबका जोड़ करेंगे, अपना इष्ट का व्यास छोड़ करके अन्य सभी का जो व्यास है उसको अपने अपने गुणकार से गुना करना। मतलब यहाँ पर एक विदेय क्षेत्र के एक देश का व्यास, उसको विदेय देश कितने हैं, इधर 8 और उधर 8, 16 है तो 16 से गुना करो तो वो पूरा मिला करके आ जाएगा। वक्षार 8 पर्वत है तो एक वक्षार पर्वत का व्यास उसको 8 से गुना करो। विभंगा नदी का जितना व्यास है उसको विभंगा नदी 6 है उससे गुना करो और सबको जोड़ो इष्ट का प्रमाण लाने के लिए। तो उन जो जोड़ने के बाद जो प्रमाण आएगा उसको जम्बूद्वीप के व्यास में से घटाओ। घटा करके क्या करना, जो शेष रहेगा उसका इष्ट जो अपने को निकालना है। अब समझो अपने को क्या निकालना है, मेरु पर्वत का निकालना है। तो मेरु तो एक ही है इसलिए कुछ गुणकार से गुना नहीं करना है। तो मेरु के प्रमाण से भाजित करने, उसके जितने मेरु है उसके उसको भाग दो तो इष्ट पर्वत आदि का व्यास प्राप्त होता है। इसको कल ही निकालते अपन, फिर वो टाइम हो गया ना। अब एक एक देखेंगे तो टाइम हो जाएगा। आप एक बार निकालना है तो आप घर में निकाल के लाओ, गृह काम, गृह पाठ। हाँ आप निकालो, उसमें निकालो तो क्या हो गया। अब वो व्यास कितना है अपने को पता नहीं, वो आगे की गाथा में बता रहे हैं कितना कितना व्यास है। वो समझ में आएगा तो इसका जोड़ करके निकाल सकते हैं। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं अनादि अनंत हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ। अपना परिचय तो प्राप्त कीजिए। यह पर्याय तो विनाशिक है। उन पर्यायों की अपेक्षा से अनेकपना दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखो तो मैं इन अनेक पर्यायों में भी एक ही हूँ। पर्याय नष्ट होने पर भी मैं नष्ट नहीं होता, इसलिए मैं अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ। जानिए, क्षणभंगुर पर्याय की तरफ अपना लक्ष्य न करके जो ध्रुव चीज है इसमें, उस ध्रुव का आधार लीजिए। जो ध्रुव का आधार कर लेता है उसको पर्याय भी ध्रुव प्रकट होती है। सिद्ध पर्याय ध्रुव है, क्योंकि जो सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुए हैं उन्होंने अपने ध्रुव का अवलंबन लिया था। ध्रुव के आधार से ही ध्रुव शाश्वत अविनाशी पद प्राप्त हो सकता है। तो यदि अपने को अविनाशी सुख चाहिए तो अपने ध्रुव का ही आधार लो। है ध्रुव, पर्याय तो आती है जाती है, ध्रुव तो हमेशा बना ही हुआ है। हर पर्याय में है ही ध्रुव।
उस ध्रुव को लक्ष्य करके अपने में ही अपने उपयोग को जोड़िए, उसमें ही एकाग्र कीजिए। शाश्वत चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व स्वरूप निर्मम स्वरूप निसंग स्वरूप ध्रुव प्रवाह स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायां